राइट। सो ओके, सो आपने क्वालिफाइड किया है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर द पीएचडी, राइट? यस यस। सो पहले आप मैं शुरुआत करूंगा आपसे, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम सदाशिव है एंड मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस से ओके। एंड नेट क्लियर है ओके, सो ये एंड आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था आपका। ओके, तो आप जीआरएफ के लिए भी एम कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम, राइट? जी जी। राइट। तो आपने कैसे इसके लिए प्रिपरेशंस करी और कितना टाइम आपने बेसिकली प्रिपरेशंस के लिए दिया? हाँ जी, तो बात ऐसा है कि अगर मैं जितना तक मैं देखा हूँ कि हम्म। अगर कोई यूट्यूब से जाके पढ़ रहा है या फिर जैसे आपका चैनल है उस चैनल में जाके पढ़ हम्म। रहा है तो देयर इज इनफ मटेरियल टू रीड। अगर राइट। कोई पढ़ना चाहता है तो हम्म। उसके लिए बहुत सारे मटेरियल रेडी हैं, अवेलेबल है। बट उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो थोड़ा सेटेड होता है इधर उधर होके, बहुत सारी चीजें ऐसे भी हो जाती हैं उसमें जो कि जरूरत नहीं होता। राइट। तो फॉर दैट रीजन आपको अगर इफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ओके इट इज ओके। राइट। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और उसमें आप करना नहीं चाहते तो फिर यू कैन गो विथ ए लाइक स्ट्रक्चर्ड कोर्स। राइट। राइट। तो सो मैंने बेसिकली मेरे पास टाइम था तो आई वेंट विथ ओके जो भी फ्री मटेरियल्स मिल रहा है उसको मैं पढ़ सकता हूँ तो उसको मैं पढ़ के फिर अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो बेसिकली क्या है ना कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के पास दो चॉइसेस रहती हैं। जी। एक एचआरएम रहता है, कोड 55, पेपर लेबर 55 वेलफेयर, हाँ। और एक रहता है मैनेजमेंट। ठीक है, 17। 15, राइट, 17। सो बेसिकली आप ने ये क्यों चूज किया, मैनेजमेंट क्यों चूज किया? क्योंकि अगर एचआरएम से जी। कंपेयर करें तो वहां पर कुछ मैं सब्जेक्ट्स नहीं आते जो मैं कि जैसे कि जी स्टैटिस्टिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, वो उसमें नहीं आता। जी, तो एचआरएम पेपर के लिए आपको आपका एचआर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मैं एमबीए में, ओके। बट मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। मैं बाय द वे मैं अपना बैच का स्पेशलाइजेशन टॉपर हूँ, मैं ओके। फाइनेंस का टॉपर हूँ अपने बैच से। ओके। राइट। एंड मेरा माइनर जो था वो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट था। ओके। उसको लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक को भी काउंट करते हैं उसमें। ओके। तो मेरा पेपर में मेरे स्पेशलाइजेशन में कहीं पे भी एचआर नहीं था, तो मैं अगर एचआर देता भी तो इट वुड बी हेल्प मी इन माय फ्यूचर करियर। ओके, तो गॉट। इसीलिए आई वेंट विथ पेपर 17, बट जिनका एचआर है 55 वो लोग जा सकते हैं एंड एचआर वालों के लिए 55 जाना चाहिए भी, बिकॉज उसमें जो भी स्पेशलाइजेशन बच्चे आ रहे हैं जैसे एमएसडब्ल्यू वाले बच्चे उसमें आ रहे हैं, हम्म। देन एमबीए वाले आ रहे हैं, पीजीडीएम हम्म। वाले एचआर वाले आ रहे हैं, देन पीएमआईआर वाले आ रहे हैं। हम्म। तो उनका एक अपना ही लीग उधर है। बट पेपर 17 के साथ प्रॉब्लम ये है कि पेपर 17 में अगर आप एचआर स्पेशलाइजेशन लेके पेपर 17 दे रहे हैं तो आपको एचआर के साथ साथ बाकी सारे भी पढ़ना पड़ता है, जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया। राइट। तो जिनके पास एचआर स्पेशलाइजेशन है दे शुड गो विथ 55 बिकॉज उसमें बस एचआर है। राइट। सो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि एचआरएम में ना ज़्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें जैसे स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, समहाउ कुछ पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग भी आ जाता है, तो उसमें समहाउ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए स्टूडेंट्स एचआरएम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनका एचआरएम से, यानी कि उन्होंने जो एमबीए किया वो एचआरएम से नहीं किया, उसके बावजूद भी वो एचआरएम से जाते हैं। तो ये जो डिफ़िकल्टी जो कि जनरली स्टूडेंट्स को लगती है कि भाई मैनेजमेंट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर सपोज़ कोई एचआरएम बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है? बट वो थोड़ा हेजिटेट है कि उसे मैनेजमेंट के साथ जाना चाहिए या एचआरएम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि समहाउ एक डाउट यही आता है, इवन अगर कंपेयर किया जाए मैनेजमेंट की और एचआरएम की कट ऑफ, तो एचआरएम की कट ऑफ ऑलवेज ऊपर जाती है मैनेजमेंट से। उसका लेवल ऑफ एग्जाम भी लगभग ही होता है, पॉलिसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, एचआरएम, लेबर वेलफेयर, वेजेस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस उसमें भी क्वाइट गुड आते हैं, ठीक है? इतना इजी नहीं रहता है, उसमें भी आपको डी इन डेप्थ में ही पढ़ना पड़ता है, पर जब भी स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, एचआरएम इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, बेसिकली क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अ, देखिए मेरा तो ये मानना है कि डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता अगर आपको मेहनत करना आता है तो। राइट। तो
भाई नेट कोई ऐसा रेगुलर रेगुलर एग्जाम नहीं है कि आप कोई भी 2-4 दिन पढ़ के पास कर जाए। राइट। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि आपको आप नेट एग्जाम में क्यों बैठ रहे हैं, जस्ट टाइम पास के लिए नहीं बैठ रहे हैं, आपका कोई मोटिव है, आपका कोई हम्म। टारगेट है, हम्म। देन आपको ना एचआरएम हार्ड लगेगा, ना पेपर 17 हार्ड लगेगा। मैनेजमेंट मैनेजमेंट और एचआरएम के बीच में जो मुझे बस डिफरेंस ये लगता है कि एचआर वाला पेपर जो है 55 पेपर है, उसमें वो स्पेशलाइज पेपर है, उसमें एचआर बस एचआर ही होता है। हम्म। उसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, उसमें थ्योरी, हम्म। मैक्सिमम थ्योरी आते हैं, लॉस आते हैं। हम्म। तो अगर कोई एचआर को टारगेट लेके एचआर देना चाहता है तो दैट वुड बी बेटर फॉर देम। बट पेपर 17 को लोग इसलिए डरते हैं बिकॉज इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है आपको, फाइनेंस, एचआर, हम्म। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हम्म। आईटी, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इसीलिए लोग डरते हैं इसको। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इट इज नॉट नॉट दैट हार्ड। हाँ, डेफिनेटली वो आपकी बात है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मे बी कॉमर्स भी आ जाता है। कॉमर्स में तो और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं ऐसे कंपेयर करें जी मैनेजमेंट से। ठीक है। जी सो बेसिकली आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था। जी राइट। तो थोड़ा पेपर के लेवल की बात करेंगे क्योंकि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था। आपने पेपर पिछली बार का भी पेपर देखा होगा, उससे पिछली बार का भी पेपर देखा जी होगा। जी तो जो लेवल है पेपर का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पेपर का लेवल है वो क्या लगता है कि एनहेंस हुआ है या कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, या आपको लगता है कि वो जैसे अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट वो इंक्रीज होता जा रहा है? जी, देखिए, सबसे जो हार्ड पेपर का लेवल लगा था मुझे, क्योंकि मैंने हम्म। अपियर किया है प्लस प्रैक्टिस भी किया है लास्ट ईयर पेपर सबको। हम्म। सबसे जो हार्ड था वो था जो कंबाइंड नेट हो रहे थे, जो कोविड के टाइम पे हो रहे थे, हम्म। हम्म। जो तो दो दो सेशन मिलके एक एक एग्जाम हो रहा था, वो सबसे हार्ड था। हम्म। उसके बाद थोड़ा इजी आया। हम्म। अभी वाला जो ये वाला जो नेट था, ये बाकियों से, मतलब अगर आप थ्योरी बेसिस में देखेंगे तो इजी था। हम्म। बट अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन के बेसिस में देखेंगे तो ये बाकियों से हार्ड था, टेक्निकल क्वेश्चन के बेस में। प्लस ये वाला जो नेट था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ओबी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट से ज्यादा आया था। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और ओबी से ज्यादा दिसंबर की ज्यादा बात कर रहे क्वेश्चन हैं, आए थे। दिसंबर अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हाँ, आप? ये वाला जो हम्म। अभी जो हमने जो क्लियर किया दिसंबर 2024 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। राइट। लेकिन इससे पहले वाला जो था, जून वाला जो था, जून में प्रैक्टिकल ज्यादा आए थे हम्म। देन थ्योरी। राइट। जैसे फाइनेंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो ज्यादा आए थे। अच्छा। उसका डीआई थोड़ा हार्ड आया था, इसका डीआई बहुत इजी था। हम्म। लेकिन जो जून 2024 में डीआई हार्ड था, अच्छा। राइट। तो तो उसको आपका थोड़ा कहना है प्रैक्टिकल कि बेस्ड था, ये पेपर दिसंबर था। आपका कहना ये है, इससे ये पता चलता है कि पेपर का लेवल एक जैसा नहीं रह रहा है। समाउ कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ डिफिकल्ट हो रहा है और कभी थोड़े से क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल पार्ट से, जैसे आपने ओबी से बताया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से बताया, तो समहाउ कुछ जी क्वेश्चंस के ऑब्वियसली जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उनका थोड़ा लेवल कम हो जाता है, थोड़ा इजी जी लगते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है। ठीक है। जी यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही डाउट रहता है कि भाई कितने साल के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करें। कुछ स्टूडेंट तो पिछले 15 साल के भी करते हैं। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब जिन्हें उन्हें करना ही करना चाहिए प्रैक्टिस, उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए, वो कितने ईयर के उन्हें उठाकर देखने चाहिए ताकि वो ये एनालिसिस कर सके भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है और कैसे, किस तरीके के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं? तो मैं मानता हूं कि लास्ट 4 जो एग्जाम हुए थे, मतलब 2 साल के, हाँ। जैसे अब अभी के लिए कोई अगर जून 2025 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है तो दिसंबर 2024, जून 2024, दिसंबर 2023 एंड जून 2023, राइट। ये 4 एटलीस्ट उसको पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। और एंड उसमें अगर से उसको ना, उसको उसमें से ये मार्क करना चाहिए कि ऐसा कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है जो वो कर नहीं पा रहे, राइट। फिर वो टॉपिक को थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। और अगर आप पैटर्न की बात करेंगे तो एज सच मुझे कोई पैटर्न उतना दिखा नहीं, क्योंकि हम्म। लेवल्स में ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ। सो अगर कोई सन 2015 का प्रैक्टिस कर रहा है पीवाई क्यूज, तो क्या उसके लिए हेल्पफुल रहेगा वो? देखिए, हेल्पफुल रहेगा, लेकिन कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा वो नहीं, क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चनेबल है, प्रैक्टिस मतलब क्योंकि पैटर्न चेंज हो 2020 के चुका है। हिसाब से काफी सही रहेगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस के टॉपिक हाँ
ऑब्वियसली 10 यूनिट से ही क्वेश्चन आने हैं आपके, जो 10 यूनिट्स जी दी गई हैं, और उन्हीं से क्वेश्चंस आने हैं। तो उन्हीं से जब क्वेश्चंस आने हैं तो ऑब्वियसली आने तो उन्हीं से हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे समहाउ, थोड़ा इजी लेवल के भी करेंगे, क्योंकि अब से 10-15 साल पहले का लेवल और आज का लेवल तो मैच हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो रहा है, हाँ। राइट, तो अब जैसे मैं अगर 2015 के क्वेश्चन की बात करूं, मैंने वो सॉल्व किया हुआ है तो इसलिए हम्म बोल सकता हूं मैं। हम्म 2015 के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो जस्ट रैंडम एग्जाम वाला क्वेश्चन था, जिसमें हम्म थ्योरी ज्यादा थे, हम्म प्रैक्टिकल उतने हम्म ज्यादा नहीं थे। हम्म। शायद तक उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता होगा और समथिंग लाइक दैट। हाँ, और बट उस वो वाला समय क्वेश्चन अगर आप सिलेबस भी क्लियर चेंज करके था। ये सोच रहे हैं कि ये वाला क्लियर हो जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उस समय सिलेबस भी चेंज था, 3 पेपर जी, हुआ करते थे, पूरा पैटर्न, सिलेबस सब चीज़ चेंज था। तो वो इतना इफ़ेक्टिव जो नहीं रह जाता, बट लास्ट नहीं 3-4 होगा। इयर्स के से आपको एनालिसिस करके आपको ये पता चल सकता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस तरीके के बेसिकली क्वेश्चन आना है। एनालिसिस में बहुत हेल्प होता है। अब जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, हमारे पास भी आता है, जब भी एग्ज़ाम पास में होता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। अब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे जो कि एक्सपेक्टेड हो या जिनमें आ जाए। मतलब आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है, हम लास्ट 5 ईयर से ये एग्जाम्स में डील करते हैं बुक्स में। तो स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करते, वो थ्योरी पर इतना ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। उन्हें समहाउ या तो पीवाईक्यूज चाहिए, या उन्हें चाहिए ऐसे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आ जाए जिन्हें वो प्रैक्टिस करके, जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन उन्हें देखने को मिले। तो आपके जी अकॉर्डिंग जो सभी 10 यूनिट्स दी गई हैं उसमें काफी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, काफी चीजें समझने के लिए हैं। तो क्या थ्योरी को स्टूडेंट्स को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, देन वो उसे पीवाईक्यूज और क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में जाना चाहिए? आपका क्या इसके बाद जी सजेशन है? देखिए, मेरा जो मानना है कि मैंने जो देखा है कि नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है। राइट। नेट में घुमा के पूछता है, हम्म ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम्म तो इट माइट हैपन दैट कि आपको वो थोड़ा हार्ड लगे। राइट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना थ्योरी पढ़े बस पीआईक्यू करके मैं नेट क्लियर कर सकता हूँ, हम्म ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, देन आप आराम से पीआईक्यू करिए, आप आराम से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, देन इट वुड बी इजियर फॉर यू। हम्म बिना थ्योरी पढ़े ये मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। मैनेजमेंट पेपर पेपर 17 के लिए तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है कभी। हाँ, ये राइट। क्वेश्चन आएगा कि जैसे एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि आपका थियोरेटिकल रिसर्च क्या है। हम्म ये कुछ सिनेरियो देगा, और वो सिनेरियो में कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो हम्म पूछेगा। या फिर मुझे एक सिनेरियो देगा कि सपोज यू आर ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी, हम्म एंड ये चीजें हो रहा है, हम्म तो लेबर लॉ के किस बेसिस में आप इसको हैंडल करेंगे, उसको चूज करिए। तो अगर आप वो थ्योरी अच्छे से नहीं जानते हैं, हम्म अगर आपने वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा है, हम्म तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। प्लस इसमें और भी प्रॉब्लम होता है कि नेट में जो आंसर्स होते हैं, हम्म वो सिंगल आंसर नहीं होते। जैसे चार चार ऑप्शन दे दिए, चार में से तीन गलत हैं, एक सही है, ऐसा कभी नहीं होता है। हम्म मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि पांच ऑप्शंस होते हैं, उसमें से मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं। हम्म। आपको ए एंड बी एंड सी, ओनली बी, हाँ, ओनली हम ए बी सी डी। ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जी राइट। जी। राइट। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। जैसे फाइनेंस का जो आते हैं, फाइनेंस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें होगा कि बॉन्ड वैल्यूएशन का फॉर्मूला कौन सा सही है। तो पांच फॉर्मूला दिया होगा उसमें से, और उस पांच में से शायद तीन सही होंगे, या फिर दो सही होंगे, या तो चार सही होंगे, या तो पांचों के पांचों भी सही होंगे। तो आप राइट। अगर बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट सही से नहीं जानते, तो फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ गए हैं, तो फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। राइट। अगर आप खुद से बना सकते हैं, तो आपको पता है कि वो पांचों फॉर्मूला में से कौन सा सही है। राइट। बट सो अगर आप ये सब क्लियर कर दिए, जैसे जो लोग अभी एमबीए कर रहे हैं या फिर एमबीए जस्ट पास आउट हैं, उनके लिए, क्योंकि वो लोग टच में हैं, तो वो डायरेक्टली एमसीक्यू के साथ जा सकते हैं और एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। राइट। सो जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब ना सिनेरियो बेस आ रहे हैं, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें जी केस स्टडी दे देते हैं लंबी से, ठीक है, और उस जी पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स के लिए चेक करना चाहते हैं, जैसे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हो गया, ठीक है, कि आप सपोज क्या डिसीजन लेते हैं, एक सिनेरियोस पर बेस्ड हो गया। तो
इनके लिए थ्योरी को अच्छे से समझ, सपोज अगर आप फॉर एग्जाम आप सोट एनालिसिस के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर उस पर एक डिटेल सिनेरियो दे दिया गया है और उसमें आपका डिसीजन मेकिंग पूछी गई है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे अगर आपने सिर्फ सोट एनालिसिस की फुल फॉर्म पढ़ी है तो, राइट। जी, जी, राइट। बिल्कुल। तो इसलिए थ्योरीज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में किसी भी सिनेरियो पे पूछ सकता है, कोई ऐसा फिक्स सिनेरियो बेसिकली नहीं होता। वो डिसीजन मेकिंग पे पूछ सकता है, वो एक फाइनेंस से भी बनाकर पूछ सकता है कि कंपनी को क्या अब बेसिकली जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि जहाँ पे मुझे वो नंबर्स याद नहीं है अभी भी, हम्म बट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक कंपनी का बैलेंस शीट का कोई एक पार्ट दिया था हम्म और पूछा था कि इसका कोई एक पर्टिकुलर रेशियो पूछा था कि ये रेशियो के हिसाब से वो सही है कि नहीं है। तो राइट। अगर अगर आप वो रेशियो के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, हम्म वो रेशियो का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड रहना चाहिए, हम्म नहीं होता है तो क्या होता है, वो ज्यादा होता रेशो है तो क्या होता है, कम होता है तो कम होता है। किस कंडीशन में यूज करना चाहिए, नहीं जी। करना चाहिए, तो ठीक है वो वो। अगर आप नहीं जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है आपका, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। राइट। सो एक और क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स ना पी वाई क्यूज में तलाश करते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। इवन स्टूडेंट डायरेक्टली जाते हैं कि भाई पी वाई क्यू में पिछले सपोज 3-4 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब रिपीट क्वेश्चंस एग्जाम हो। तो आप मुझे बताइए, आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं कि रिपीट क्वेश्चंस होते हैं या नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। Right. तो रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं। एंड जो लोग भी ये ढूंढते हैं कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए और मैं वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, तो उनके लिए बस एक ही मैसेज रहता है मेरे लिए कि मैं यही बोलता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। राइट, सो रिपीट आप क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड वो ये तो फिर 10th बोर्ड वाला सीन हो गया ना कि आप टेस्ट पेपर उठाए, उसमें से पढ़ सही पढ़ के बात। चले गए और वही वाला आंसर आ गया। हाँ, और ये कोई कॉलेज का एग्जाम, कोई रेगुलर एग्जाम नहीं है, कोई सेमेस्टर जी, एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपको पता है कि हाँ ये रिपीट होते हैं तो इन्हीं से कोई बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो इस तरीके से यूजीसी नेट का जो करिकुलम है, उसका जो पैटर्न है, वो इस तरीके से काम नहीं करता कि आपको मिलने हो जाए। इवन आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि इस लेवल का, जिस लेवल के आपको प्रीवियस ईयर आया, तो मे बी टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी बात है कि लिमिटेशन आपको कभी आउट ऑफ द सिलेबस देखने को नहीं मिलता, उसी पर मिलता है जो 10 यूनिट्स के जी, टॉपिक्स हैं। तो जी। उन्हीं पर आ सकता है क्वेश्चन, बट वो और डिफिकल्ट लेवल पे या और घुमाकर उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे मैंने क्या किया था, हम्म कि हम्म जो 10 यूनिट्स हैं हम्म पेपर 2 के, 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 के, हम्म उन सारे यूनिट्स में ना प्रोबेबिलिटी सेट कर दिया था कि ये यूनिट से लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, ये यूनिट से कितने आते हैं। जैसे जो लास्ट यूनिट है जिसमें हम्म टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, जो हम्म आईटी के ऊपर है, हम्म उसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं मैक्स, right, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इस बार हुआ था कि इस बार 2-3 क्वेश्चन ज्यादा आ गया था, उसमें 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, हम्म डीबीएमएस से आ गया था, थोड़ा बहुत आईओटी से आ गया था, बट नॉर्मली उसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं। बट जो मार्केटिंग वाला यूनिट हो गया या फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट हो गया, उसमें से लगभग लगभग आपको 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे। yeah, तो यूनिट टू फाइंड आउट अ वे कि आपको कौन सा यूनिट में ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, कौन सा यूनिट को थोड़ा थोड़ा देख के भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आएंगे, हम्म आप उसका रिस्क लेके बाकियों को ज्यादा पढ़ सकते हैं। राइट। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और आप अगला अटेम्प्ट क्लियर ही करना चाहते हैं, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो टारगेट, चाहे जीआरएफ हो, तो आपको कितने मंथ डेडिकेटली देने ही चाहिए कि आपको हाँ इतने मंथ जो हैं इसे इसकी प्रिपरेशंस को के लिए आपको डेडिकेट करने चाहिए, और कितने आवर्स उसे बेसिकली डेडिकेट करने चाहिए अपने पूरे, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक टाइम की भी एक लिमिटेशन होती है। बट अगर वो सर्टेन मंथ चूज करते हैं पहले से ही, अगर वो पिछले 1-2 मंथ चूज ना करके कुछ ज्यादा मंथ्स अपने लिए चूज करते हैं, तो वो टाइम का जो उनके लिए प्रॉब्लम है वो उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो आप बताइए कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को, यहाँ पर मैं वर्किंग प्रोफेशनल ही कहूँगा कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को, जिसे सपोज कोई जॉब कर रहा है या अदर जो भी वर्क है, उन्हें कितना
मंथ का टाइम सेलेक्ट करना चाहिए और कितना टाइम उन्हें एग्जैक्टली उस मंथ में देना ही चाहिए पर डे? हाँ, तो मैं अपना प्लान बता रहा हूँ कि मेरा क्या है कि अगर मैं अभी जुलाई 2025 के लिए टारगेट कर रहा हूँ, तो दिसंबर 2025 जहाँ खत्म 2024 जहाँ खत्म हो गया हम्म अटेम्प्ट, हम्म उसके बाद से मुझे जुलाई के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि मुझे पर डे का जो टाइम डेडिकेशन है वो कम देना पड़ेगा। जैसे पर डे राइट में 1 घंटा भी दूं तो मेरे पास अभी भी 6 महीना है। राइट राइट बट अगर किसी के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, अभी अभी से कोई स्टार्ट करना चाहता है, जैसे अप्रैल से स्टार्ट करना चाहता है या मार्च से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको एटलीस्ट 3 घंटा, 3.5 घंटा वुड बी द मैक्स। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, राइट क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब अपने एमबीए में पढ़ चुके हैं, बीबीए में अगर कोई पढ़ रहा होगा पढ़ चुके हैं, या फिर जो भी अपना स्पेशलाइजेशन एरिया होगा उसमें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आपको बस उसको अच्छे से थोड़ा और डीपली पढ़ना होगा। राइट एंड एग्जाम के 1 महीने पहले से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। जैसे मेरे पास क्या होता था कि देर आर डिफरेंट एप्स, इवन देर आर डिफरेंट ओके चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें आपको एमसीक्यू आते रहते हैं, या फिर एप्स हैं जहाँ पे आप पेड वाला सब्सक्रिप्शन लेके आप एमसीक्यू राइट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं जब भी कहीं पे भी खड़ा हो गया, 5-10 मिनट खड़ा हो गया, तो मैं उसमें इंस्टाग्राम चलाने की जगह मैं एमसीक्यू चला देता हूँ। राइट ऑब्वियसली कि आपको रिकॉल होते रहता है, आपके टॉपिक्स जी, रिकॉल होते रहते हैं आपके माइंड्स में। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपको उतना टाइम, अगर सपोज जैसे कि अब जो एग्जाम हो रहे हैं ना, कोविड टाइम से ना कभी भी एग्जाम ऑन टाइम नहीं हो रहे। आपको जी, 6 महीने नहीं, आपको 7 या 8 महीने मिल ही जाते हैं अगर जी। आप एग्जाम टू एग्जाम बताएं। सपोज आपका जो एग्जाम होना है जून में, तो वो ऐसा नहीं कि लगता नहीं है कि वो जून में हो, वो ये मे बी जुलाई लास्ट में जुलाई होगा में वो तो हो, फिर। अगस्त में हो। ठीक है, तो हम्म। अगर स्टूडेंट जो अभी से टारगेट कर रहे हैं, तो अगर वो अभी से करते हैं, अगर वो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके पास 6 मंथ से ज्यादा का समय रह दो जाता घंटा मैक्सिमम, एक दिन में 2 घंटा बस कैसे भी निकाल दीजिए। है। हाँ सुबह एक दो, घंटा शाम को 1 घंटा हो सकता है, या फिर शाम को 2 घंटा हो सकता है, एंड आधा घंटा एमसीक्यू, राइट। सो उतना काफी होगा। आपने कहा कि 6 मंथ अगर आप टारगेट रहे हैं, जो टेन्योर है वो पूरा 6 मंथ है, और आप अगर 2 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग भी अगर आप जा रहे हैं, तो दैट सफिशिएंट। दैट वुड बी मोर देन इनफ। और आधा घंटा एमसीक्यू, 2 घंटा का आपका कॉन्सेप्ट और आधा घंटा एमसीक्यू, दैट वुड बी इनफ। ओके, सो आप टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए जीआरएफ? जी, जी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक आपके जीआरएफ के लिए। और आपने जो ये इंफॉर्मेशंस दी हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है बेसिकली उनके लिए जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिन्हें बेसिकली जानना होता है कि ये जो सारे डाउट्स उनके मन में आते रहते हैं वो उनसे क्लियर हो गए। तो थैंक यू वेरी मच टू गिवन द थैंक यू, टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।